Hello students, this is the fourth part of chapter Biomolecules. लास्ट वीडियो में हमने आपके जो है कार्बोहाइड्रेट्स का पूरा जो है कंसेप्ट क्लियर कर दिया था। उसके कुछ इंटेक्स क्वेश्चंस थे तो आज उन्हें सॉल्व करेंगे और आगे जो चैप्टर में जो भी डिटेल्स दे रखे हैं उन्हें आगे फर्दर स्टडी करेंगे। देखते हैं। तो यहाँ दे रखा क्वेश्चन फर्स्ट है, ग्लूकोज एंड सुक्रोज आर soluble in water but cyclohexane और बेंजीन आर insoluble in water explain। यानी कि ग्लूकोज और सुक्रोज जो है पानी के साथ घुल जाते हैं, जबकि साइक्लोहेक्सेन या बेंजीन या फिर 6 कार्बन वाले वो मेंबर जो कि रिंग से आपस में जुड़े हुए हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते। तो क्वेश्चन ये है, तो आंसर मेन है कि भाई ग्लूकोज और सुक्रोज देखें तो ग्लूकोज में हमारे जो 5OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ग्लूकोज में, ठीक है, सुक्रोज में 8 होते हैं। तो वहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप होने की वजह से वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और जिसकी वजह से वो जो है पानी में घुल जाते हैं, जबकि बेंजीन या साइक्लोहेक्सेन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं होता और हाइड्रोक्सिल ग्रुप न होने की वजह से जो है वो वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, इसलिए वो डिसॉल्व भी नहीं हो पाते। तो सिंपल आपको यही लिखना है आंसर में कि ग्लूकोज एंड सुक्रोज हैव large number of hydroxyl group which make hydrogen bond with water and also dissolve in water, but cyclohexane और बेंजीन have no hydroxyl group, so they not form hydrogen bond and not dissolve in water। तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि ग्लूकोज और सुक्रोज में OH काफी मात्रा में होते हैं जो कि वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं और डिसॉल्व हो जाते हैं, जबकि बेंजीन और साइक्लोहेक्सेन वाले कंपाउंड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते नहीं है, इसलिए वो डिसॉल्व भी नहीं हो पाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं, इसे मैं डाल रहा हूं। सेकंड आता है, व्हाट आर द प्रिडिक्टेड प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ लैक्टोज। तो लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करने पर कौन कौन से मतलब प्रिडिक्टेड प्रोडक्ट बनेंगे। तो मेन चीज आती है कि लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस जो हमने अभी कराया था, डाइसैकेराइड्स में जो है लैक्टोज था और लैक्टोज जो है 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बनता है। तो लैक्टोज को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वही वो 2 मोनोसैकेराइड्स में टूट जाएगा। तो अगर आप देखें पिछली वीडियो में तो लैक्टोज के 2 मोनोसैकेराइड्स थे, एक था बीटा डी ग्लूकोज और एक था बीटा डी गैलेक्टोज। तो अगर आप लैक्टोज का हाइड्रोलाइसिस करते हैं, यानी कि आपका अगर लैक्टोज और आप उसका हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको 2 मोनोसैकेराइड्स मिलेंगे। एक तो मिलेगा आपका बीटा डी गैलेक्टोज और दूसरा मिलेगा आपको बीटा डी ग्लूकोज। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड था, हाउ डू यू एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप
इन द पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज, यानी कि आप कैसे एक्सप्लेन करोगे कि जो एल्डिहाइड ग्रुप एब्सेंस है किसमें, पेंटा एसीटेट डी ग्लूकोज में। तो जहां पर हमने ग्लूकोज के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था, उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कराए थे कि हम कैसे माने कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता है। तो वहाँ हमने एक नॉर्मल सी रिएक्शन कराई थी, दो रिएक्शन थी वैसे तो, और एक तो थी उसमें जो रिएक्शन थी वो थी हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन, ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिल अमीन से रिएक्शन। तो उससे वो ऑक्सीन बनाता था, जो कि ये प्रेफर करता है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइड है। और एक और रिएक्शन थी हाइड्रोजन साइनाइड से रिएक्शन, और वहां पर साइनोहाइड्रिन कंपाउंड बनाता था। तो मेन चीज है कि अगर हमारे पास में ग्लूकोज है, जैसे ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है CHOH होल 4 CH2OH, यही है। वैसे फिशर प्रोजेक्शन में से H और OH इधर साइड करके लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें ग्लूको मतलब एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है, तो हम इसकी रिएक्शन कराते थे हाइड्रोक्सिल अमीन NH2OH, हाइड्रोक्सिल अमीन, और ये बनता था साइनोहाइड्रिन, यानी CH डबल बॉन्ड, इसे ऐसे लिख लें HC डबल बॉन्ड NOH, और CHOH होल 4 और CH2OH। ये ऑक्सीन कंपाउंड है जो कि ये प्रेजेंट करता है, क्योंकि इसने हमारे पास में जो हाइड्रोक्सिल अमीन है, नाम लिख दे इसका हाइड्रोक्सिल अमीन, तो जो हाइड्रोक्सिल अमीन है उसने एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन किया है। लेकिन पेंटा एसीटेट ऑफ डी ग्लूकोज में एल्डिहाइड होता नहीं है, तो उसमें आप पहले से पेंटा, ये तो मैंने ऊपर वाले के लिए दिखाया, अब पेंटा एसीटेट पहले आपको बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए आप क्या करोगे कि यहां आप लिखोगे CHOH होल 4 और CH2OH, ये हमारे पास में ग्लूकोज को जो है आपको पेंटा एसीटेट डी ग्लूकोज में कन्वर्ट करने के लिए इसकी जो है एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करा दीजिए, जाएगा CH3CO होल ट्वाइस ऑफ 4 एसिटिक एनहाइड्राइड। ये भी हमने रिएक्शन कराई थी, जो बताता है कि इसमें जो 5 OH होते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करने पर ये हो जाएगा OCOCH3 CHOCOCH3 होल 4 और CH2OCOCH3। अब इसमें जो है हमारे पास में कहीं एल्डिहाइड नहीं है, तो जब इसकी रिएक्शन आप हाइड्रोक्सिल अमीन से कराते हैं तो वो रिएक्शन नहीं होती। तो दिस इज सो दैट द पेंटा एसीटेट डी ग्लूकोज हैव नो प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड एज अ फंक्शनल। तो इस तरह से ये आपके 3 क्वेश्चन थे, इंटेक्स क्वेश्चन, जो आपने कंप्लीट कर लिए। अब जो है इससे आगे जो है आपके आते हैं विटामिन और प्रोटीन्स, तो उन्हें देखते हैं, इसे नोट करें। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रोटीन्स देखें। प्रोटीन्स आर द मोस्ट अबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स ऑफ द लिविंग सिस्टम, यानी कि लिविंग सिस्टम में प्रोटीन्स जो है बहुत ही इंपोर्टेंट बायोमोलिक्यूल है। चीफ सोर्स ऑफ प्रोटीन्स आर मिल्क, चीज, पल्सेस, पीनट्स, फिश, मीट, etc। ये सभी जो है इसके मेजर सोर्सेज हैं। प्रोटीन्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, यानी कि ये बॉडी की ग्रोथ, यानी कि बॉडी की ग्रोथ में और बॉडी की अगर कोई टूट फूट हो जाती है उसके मेंटेनेंस में भी काम आती है। प्रोटीन्स जो ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा अमीनो एसिड्स, और जो सभी के जो भी प्रोटीन्स है वो पॉलीमर है काय के अल्फा अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स क्या होते हैं उन्हें देखें।
अमीनो एसिड्स कंटेन अमीनो एंड कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप। यानी अमीनो एसिड्स वो हैं जिसमें अमीनो और कार्बोक्सिलिक एज ए फंक्शनल ग्रुप में प्रेजेंट हो। जैसे ये दे रखा NH2 CRH और COH, ये हमारे पास में अल्फा कार्बन है, जैसे ये सभी दो फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये अमीनो एज अ फंक्शनल ग्रुप है जो इसका नेचर बेसिक होता है, और कार्बोक्सिलिक एसिड आपको पता है एसिड, यानी कि ये ऐसा अमीन मतलब ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें बेसिक और एसिडिक दोनों नेचर होती हैं। इसका नाम है अल्फा अमीनो एसिड। उसके बाद आता है ज़्यूटराइन ऑफ अमीनो एसिड। ज़्यूटराइंस क्या होते हैं? तो दोज कंपाउंड्स व्हिच हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी वो कंपाउंड जिसपे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह का चार्ज हो, आर कॉल्ड ज़्यूटराइंस। और ये अमीनो एसिड का ज़्यूटराइन है, यहाँ पर यानी एक H और आ जाए, यानी ये 3 NH3 पॉजिटिव और ये CRH और CO नेगेटिव, यानी कि इस पर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज भी है। तो ये अमीनो एसिड्स का एक ज़्यूटराइन है, इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। तो ज़्यूटराइन के बाद में एक नोट है, शॉर्टेस्ट एंड सिंपलेस्ट अमीनो एसिड इज ग्लाइसिन। यानी कि जो अमीनो एसिड का सबसे छोटा कह सकते हैं कि फॉर्म, जो सबसे स्मॉलेस्ट फॉर्म है वो ग्लाइसिन होती है। तो अमीनो एसिड में ये तो रहते हैं केवल आर, यहाँ पे जो आर थी, आर की हटा के H लगा दिया, जो आर थी उसे हटा के यहाँ पर H लगा दिया। तो इस तरह से ये ग्लाइसिन बना, जो कि स्मॉलेस्ट अमीनो एसिड बोला जाता है। उसके बाद में एसेंशियल अमीनो एसिड्स की डेफिनेशन देखें। Those acids which cannot be synthesized in our body are called essential amino acids। यानी कि वो एसिड्स जो कि हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, जो हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, वो बोले जाते हैं एसेंशियल अमीनो एसिड्स। ठीक है। उसके बाद में आता है बॉन्डिंग ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड जब आपस में जॉइंट होते हैं तो उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं, पॉलीपेप्टाइड लिंकेज या पेप्टाइड बॉन्ड। होता क्या है कि जैसे हमारे पास में ये ग्लाइसिन है NH2HCOH ग्लाइसिन, इसमें R की जगह पर हमने एक CH3 लगा दिया, तो ये इसका नाम हो गया एलेनिन। ये ट्रिवियल सिस्टम के थ्रू है, नाम वैसे पूछे नहीं जाते, लेकिन एक आपको नाम याद रहनी चाहिए। जैसे ये ग्लाइसिन है, ये एलेनिन है, ठीक है ना। तो ये जब जुड़ते हैं तो यहाँ से तो आपका चला जाएगा OH, यहाँ से तो आपका चला जाएगा OH और इससे चला जाएगा H। तो वाटर मॉलिक्यूल आप अलग निकाल दोगे, ये जाएगा NH2 C ऊपर H, यहाँ से केवल C हो क्योंकि हमारे पास में OH जा चुका है। यहाँ से एक H गया तो केवल NH, फिर C CH3 COH। तो CO और NH वाले बॉन्ड को हम बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। CO और NH वाले बॉन्ड को बोलते हैं हम पेप्टाइड बॉन्ड। नोट करें। उसके अलावा जो अमीनो एसिड्स के फॉर एग्जांपल रह गए थे वो देखें। फॉर एग्जांपल में ल्यूसिन, लाइसिन, ये जो है अमीनो एसिड्स के कुछ एसेंशियल अमीनो एसिड्स के कुछ एग्जांपल, तो अब इसे नोट कर लें। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर शेप। शेप के अकॉर्डिंग दो तरह से प्रोटीन्स क्लासिफाइड की गई हैं। एक आती हैं फाइब्रस प्रोटीन्स, दूसरी आती हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स। तो फाइब्रस प्रोटीन्स व्हेन द पॉलीपेप्टाइड चेन्स रन पैरेलल and are held together by hydrogen and disulfide bonds are called fibrous proteins। यानी कि जो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड जो हमने बताए थे अभी, जहाँ पर CONH2 वाला जो बॉन्ड था वो पैरेलल चलते हुए हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड से आपस में लिंक हो जाएं और एक फाइबर की शेप बना लें, उसे हम बोलते हैं फाइब्रस प्रोटीन्स। दीज प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में घुलती नहीं है, इनसॉल्युबल होती हैं। फॉर एग्जांपल कैराटिन, कैराटिन हमारे जो है बालों में, सिर के बालों में पाया जाता है। वूल, सिल्क, इन सभी चीजों में कैराटिन एज ए प्रोटीन पाया जाता है। उसके बाद में एंड मायोसिन, मायोसिन भी एक प्रोटीन है, फाइब्रस का ही है, प्रेजेंट इन मसल्स, जो कि हमारी मसल्स में पाया जाता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं ग्लोबुलर प्रोटीन्स में। तो दीज आर फॉर्म्ड व्हेन द चेन्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड टू गिव अ स्फेरिकल शेप। यानी कि तब बनती है जब पॉलीपेप्टाइड जो बॉन्ड है
वो आपस में एक स्फेरिकल शेप बना लें। दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, पानी में ये घुल सकते हैं, यानी कि फाइब्रस घुलती नहीं है लेकिन ग्लोबुलर जो है वो पानी में घुल जाती है। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, एल्बुमिन ईटीसी, यानी कि ये जो है एग्जांपल है ग्लोबुलर प्रोटीन्स के। ठीक है, इसे नोट करें। नेक्स्ट देखते हैं। बाद में जो ग्लोबुलर प्रोटीन्स के उसी के 4 टाइप्स होते हैं प्रोटीन्स में, तो उनके जो है ये डायग्राम है। और डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल 4 स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स। तो ये प्राइमरी प्रोटीन्स स्ट्रेट लाइन, ये सेकेंडरी प्रोटीन्स जो है एज अ कर्व लाइन, टर्सरी और ज्यादा, और क्वार्टरनरी में दोनों ही मिक्सअप हो जाते हैं, ये वाला भी और ये वाला। देखें ये वाला स्ट्रक्चर ये ऐसे करके। ठीक है, तो ये हमारे पास में डायग्राम दे रखे हैं चारों तरह के, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 4 डिग्री प्रोटीन्स के, और ये ग्लोबुलर में ही आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स, यानी कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स होता क्या है? द प्रोसेस इन विच प्रोटीन्स लूज देयर नेचुरल कन्फिगरेशन इज कॉल्ड डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। यानी कि वो प्रोटीन मतलब वो प्रोसेस जिसमें प्रोटीन्स जो है अपना नेचुरल कन्फिगरेशन, अपनी नेचुरल आइडेंटिटीज खो देती हैं, उसे हम बोलते हैं डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। नोट करें इसे। प्रोटीन से रिलेटेड ये 2 इंटेक्स क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इन वाटर ऑफ अमीनो एसिड्स आर जनरली हायर देन दैट ऑफ करस्पॉन्डिंग हेलो एसिड्स, एक्सप्लेन। यानी कि जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है अमीनो एसिड्स का वाटर में जब उसे डिजोल्व करते हैं तो वो हाई होता है एज कंपेयर टू हेलो एसिड्स। इसे एक्सप्लेन करें। तो हमें पता है कि अमीनो एसिड्स में ज़्यूटराइन होते हैं, यानी कि NH2 वाले कंपाउंड पर पॉजिटिव चार्ज और कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कंपाउंड पर नेगेटिव चार्ज। तो ड्यू टू दिस डाइपोलर बिहेवियर, वाटर में जब इसे आप डिजोल्व करते हैं तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एक पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ड्यू टू दिस डाइपोलर बिहेवियर द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ न्यूक्लिक एसिड्स आर इंक्रीज। ठीक है, जबकि हेलो एसिड्स में ऐसा कुछ नहीं होता, वहां पर डाइपोलर बिहेवियर शो नहीं होता। while हेलो एसिड्स do not show dipolar behavior, so their melting and boiling points generally lower as compared to amino acids. क्लियर है? उसके बाद सेकंड आता है, इसे आप अपने वर्डों में लिखें। Where does the water present in the egg go after boiling the egg? तो यानी कि जो अंडे के अंदर जो लिक्विड या वाटर होता है वो आप जब ऑयल को एग को जब बॉयल करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? तो जब हम एग को बॉयल करते हैं तो डीनेचुरेशन की वजह से एग के अंदर की प्रोटीन्स कोएगुलेट हो जाती हैं, और वो कोएगुलेटेड प्रोटीन्स जो है वाटर एग के अंदर प्रेजेंट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। इसका आप आंसर इस तरह से लिख सकते हैं, व्हेन एग बॉइल्ड their proteins are coagulated due to denaturation process, denatured process डालने से and this coagulated proteins absorb water within it through हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यानी कि जब वो एग को हम जो है बॉईल करते हैं तो उसके प्रोटीन्स कोएगुलेटेड हो जाते हैं डीनेचुरेशन प्रोसेस के थ्रू, यानी कि उनकी शेप, उनकी कॉन्फ़िगरेशन बदल जाती है।
और वो कोएगुलेटेड प्रोटीन्स जो एग के अंदर जो लिक्विड है या वाटर है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जिसकी वजह से एग जो है लिक्विड फॉर्म से जो है सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो आज जो है हमने प्रोटीन्स वाला कंसेप्ट पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज के लिए इतने ही। नेक्स्ट वीडियो में हम विटामिन और एंजाइम्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।